पुरोहितों ने किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम नहीं माना जाता। घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, पूरे समय काम करना और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। हम घर के बाहर कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। तो कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अवसर तो कम है, कम अवसर, कम अवसर में अपेक्षाएं ज्यादा हैं। अपेक्षाएं ज्यादा हैं या कह सकते हैं हम कठोर हैं। कैसी हैं? अवसर और कठोर अपेक्षाएं ज्यादा है या कठोर। तो इसको समझने के लिए एक रोजी मैडम है। कौन सी मैडम है? रोजी मैडम। और ये स्कूल चलाती हैं। रोजी मैडम है और ये स्कूल चलाती हैं। और अधिकांश बच्चों को इन्होंने बच्चों में क्या कराया? इन्होंने कंपटीशन कराती है चित्र बनाने का। किसका? चित्र बनाने का। और अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? नर्स के लिए तो महिला के चित्र बनाते हैं और पायलट के लिए पुरुषों का चित्र बनाते हैं। और ऐसा उन्होंने इस कारण किया क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि क्या मानते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए क्या है? तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। महिलाएं और स्त्रियां तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास रखते हैं। अनेक लोग ये क्या है? रूढ़िवादी धारणाएं हैं कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, महिलाएं वैसा नहीं कर सकती, पुरुष ऐसा कर सकते हैं, महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, फलाना ढिकांका। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिल पाता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को इस बात से के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लें। और यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कभी यह दबाव बड़े की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने निजी मित्र, जो हमारे मित्र होते हैं ना, उनके तरीके से होता है। जैसे कि चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है, उनके चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या दबाव होता है जिसमें क्या हो? नौकरी के जिसमें वेतन ढेबा ज्यादा मिलता हो। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता है। और कई तरह के मामले ऐसे हैं कि चिढ़ाया जाता है। लड़कियों को भी चिढ़ाया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि कुछ खास किस्म की जो है ना बच्चों के अंदर एक कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, कि उसको जो है ना क्या उसको चिढ़ाकर या उसको ऐसा ना उल्टा सीधा नाम लेकर के अच्छा लगता है। तो कई कई बार क्या होता है, चिढ़ाने के कारण भी ये दबाव महसूस करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है अवश्य। तो परिवर्तन के लिए सीखना है। हमें क्या करना है? परिवर्तन के लिए सीखना है। परिवर्तन के लिए सीखना है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक अधिक संख्या में बड़े प्रवेश ले रहे हैं बच्चे, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। भाई सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, हम ऐसा सोचने लगे हैं। लेकिन आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच से भी बाहर है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ
ही लोग जानते थे। अतीत में, पुराने समय में पढ़ना और लिखना कुछ लोग ही जानते थे और अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। वही काम सीखते थे पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। लड़कियां एक अक्षर भी नहीं सीख सकती थी, उनको अनुमति नहीं थी। जहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकर, वस्त्र बनाने वाले, बुनने वाले और हस्तकला सिखाई जाती थी, हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां क्या करती थी? मिट्टी एकत्र किया करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे गूंथ गूंथ कर तैयार किया करती थी। ये क्या होगी? एक सहायता हो गई। चूंकि चाक नहीं चलाती थी। चाक होता है एक गोल गोल करके जो है, मिट्टी का भी होता है, कभी कभी लकड़ी के भी होते हैं वो, ठीक है ना। जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, ऐसी एक चाक होती है, उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं और उसे घुमाया, कंटिन्यू वो निरंतर घूमती रहती है स्पीड से, और बर्तन कुम्हार उस पे जो है क्या करता है, हाथ से बर्तनों का डिजाइन बनाता है। तो चाक चलाती नहीं थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, औरतों को कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने क्या किया? जन्म लिया। शिक्षा के बारे में कई नए विचार आए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, कौन से समाज? वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल खोलने के प्रयत्न किए कि भाई इनके लिए स्कूल खोले जाएं। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया है। पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया है। वोट देने के लिए भी संघर्ष किया है। और इसको हम जानेंगे एक उदाहरण से, राम सुंदरी देवी के उदाहरण से। क्या नाम है? राम सुंदरी देवी। राम सुंदरी देवी 1800 से 1890 तक का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। कहा? 200 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में एक अपनी आत्मकथा लिखी और उसकी पुस्तक का नाम था क्या? उनकी पुस्तक का नाम था आमार जीवोन। क्या नाम था? आमार जीवोन। आमार जीवोन पुस्तक का नाम था और किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार के परिवार की क्या थी? गृहिणी थी। जहां एक गृहिणी थी, बहू थी, वो क्या था? परिवार बहुत धनवान था। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा। इसके बावजूद भी पढ़ना लिखना सीखा छिप छिप कर। और वे अपने अनुभव में क्या कहती हैं? मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर अधिक रात होने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय में केवल 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी मैं उस समय? केवल 14 वर्ष की थी। और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। उसके मन में क्या है? कल्पना जगी, अभिलाषा जगी कि मैं क्या करूंगी? पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि को पढ़ूंगी। उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है ना? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई कि जहां पर स्त्रियों को पढ़ने लिखने की कोई इजाजत नहीं है और मैं पढ़ना लिखना सीखने की सोच रही हूँ। तो स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर रात को एक उसको क्या आया? सपना आया भाई। रात को सपना आया। सपने में क्या है? चेतन भागवत पढ़ रही है। वो चेतन भागवत पढ़ रही थी
और एक संत की क्या है, ये जीवन है, जीवनी है, एक संत की जीवनी है, चैतन्य भागवत, उसको पढ़ रही थी। और रात को सपना आया, और दिन होते ही क्या हुआ, दिन के समय में जब वो रसोई में बैठी थी, तो भोजन खाना बना रही थी, रसोई में बैठी हुई खाना बना रही थी, तो उसने क्या सुना कि उसके पति जो हैं वो अपने बेटे से क्या कह रहे हैं कि विपिन, मैंने अपनी पुस्तक जो चैतन्य भागवत है वो यहाँ छोड़ दी है, जब मैं इसे मंगवाऊंगा तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वही छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, तो उसने क्या किया, चुपके से जाकर एक पन्ना उसका निकाल लिया, एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। और उसे छिपाने का काम उस समय एक बहुत बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, तो उस पन्ने को छिपाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह उसके हाथ में ना दिख जाए। मेरे हाथ में अगर उसके हाथ में दिख गया अगर, तो बहुत समस्या हो जाएगी। और मेरा सबसे बड़ा बेटा क्या कहती है, मेरा सबसे बड़ा बेटा, उसका एक बड़ा, दो बेटे हैं उसके, सबसे बड़ा बेटा भी क्या कर रहा है, ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा है। ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा है। उनमें से भी मैंने एक छिपा लिया। क्या कर लिया? उनमें से भी मैंने एक छिपा लिया। और जब मौका मिलता है मैं उसको क्या करती हूँ, उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती हूँ। चेक करती है, कोई चीज पढ़ी समझी तो उसको जाके चुपके से जाके क्या करेगी, मिलान करेगी। नहीं ठीक है, मैंने सही पढ़ा है, सही लिखा है कि नहीं, मिलान करेगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मिलान करने की कोशिश करते 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 दिन भर में वो जो है क्या है, दिन भर जो सुनती रहती थी उसका फिर वो मिलान लिखती थी, मिलान करती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा उसका। ठीक है, सुना लिखा मिलान किया, सुना लिखा क्या किया, मिलान किया। और ऐसे करते करते उसे जो है क्या हो गए, अपने याद किए गए अक्षरों को उसने क्या कर लिया, परमानेंट होने लग गए वो। ठीक है ना, धीरे धीरे उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और अत्यधिक जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद उसने क्या किया, पढ़ना लिखना सीख लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ना सीखने से, लिखना सीखने से क्या हुआ, चैतन्य भागवत पढ़ने का उन्हें अवसर दिया। और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। और ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर भी जो है विश्राम नहीं मिलता था, क्षण भर भी, पल भर भी वह विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा बैठकर कुछ खा लें। घर का भी काम और फिर छिपके से लिखना पढ़ना भी सीखना है। वर्तमान समय की जो शिक्षा है और विद्यालय है, वर्तमान समय की शिक्षा और विद्यालय, शिक्षा और विद्यालय में क्या फर्क है? शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, अंतर है। भाई लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। और इसमें भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। कुछ जानकारियां विस्तृत तरीके से एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु कितनी है और पढ़ाई कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं वो, और उनके द्वारा किए जाने वाले काम, क्या काम करते हैं, इन सब की जानकारी एकत्र की जाती है। और इस जानकारी का इस्तेमाल हमें अनेक बातों में आकलन के लिए करते हैं, अनेक बातों में आकलन के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है और उसमें स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है, इन सब चीजों की जानकारी लेते हैं। 1961 की जनगणना में 1961, क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, तो 1966 की जनगणना के अनुसार सब लड़के और पुरुष कौन से, 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के, 7 वर्ष और या उससे अधिक आयु के का जो प्रतिशत था कितना था, 40% शिक्षित थे। कितने? 40% शिक्षित। वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? अपना नाम लिख सकते थे। और इसकी तुलना अगर लड़कियों तथा स्त्रियों से की जाए
तो उनका जो केवल प्रतिशत था कितना था, केवल 15% था। कितना था? 15% था केवल। और शिक्षित था, 15% शिक्षित। अगर 2011 की जनगणना की जाए, 1961 के बाद जनगणना हुई 2011, जब अगर हम 2011 की जनगणना देखेंगे तो 2011 की जनगणना में लड़कों और पुरुषों का जो ये प्रतिशत है बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर हो गया 82%, 82%। और लड़कियों और स्त्रियों का ये प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया, 65% हो गया। कितना हो गया? 65% यह हो गया। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते थे। ऐसे लोगों का क्या अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते थे और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, जिन्हें कुछ हद तक क्या शिक्षा मिल चुकी है, जो पढ़ लिख सकते थे और उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुष का प्रतिशत अधिक है। देखो आप, पहले 15 था, अब 65 हो गया, लेकिन पहले 40 था, तो इधर 82। अभी भी पुरुषों का प्रतिशत क्या है, अधिक है। 2013-14 के शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए, अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दों का क्या क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर क्या थी, अधिक थी। स्कूल छोड़ने की दर उनकी अधिक थी। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी जो पृष्ठभूमि की लड़कियां थी, वे स्कूल में रहने के लिए क्या थी, संभावना उनकी कम थी। स्कूल में रहने की संभावना कम रहती थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चला है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रहती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में केवल लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष ही बिता पाती हैं अपना समय। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल नहीं है और ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो, यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने के लिए, आने जाने के लिए साधन जैसे बस या वैन आदि व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देते। ठीक है ना, स्कूल जाने भेजना से क्या करते, आनाकानी करते, क्योंकि खर्चा होगा और गरीबी बहुत है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं और उनके सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कियों को प्राथमिकता मिल सकती है। क्या है, लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में लड़कियों को प्राथमिकता नहीं मिलती है, लेकिन लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। उनके शिक्षक भी भेदभाव करते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव किया शिक्षकों ने। और कभी परिस्थिति हो जाती है, दोस्त भी चिढ़ाते हैं, तो एक मन में एक गलत धारणा पैदा हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, महिला आंदोलन होता है। भाई अगर कोई चीज गलत है, अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। महिलाएं पढ़ भी सकती हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और स्कूल भी जा सकती है, अधिकार है। अन्य क्षेत्र में जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। और ये परिवर्तन अपने आप में नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलजुल कर इन परिवर्तन के लिए क्या किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, संघर्ष बहुत किया भाई। महिलाओं ने संघर्ष बहुत किया। 1920 में अमेरिका 1928 में इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला। इसके लिए इन्होंने देखो कितना संघर्ष किया। हमेशा संघर्ष करते रही हैं महिलाएं। और देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई महिलाओं ने संगठन इस आंदोलन के हिस्से बने। संगठन क्या है, इस आंदोलन के हिस्से बने। और इन संघर्षों को ही महिला आंदोलन कहा जाता है। ये जो संघर्ष होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन कहा जाता है।
कई पुरुष भी महिलाओं को क्या है, इन महिलाओं के इस आंदोलन का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं जीवन आंदोलन बनाती है। और इसमें चेतना जागृत करने क्या चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। अभियान क्या होता है? अभियान 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 देखो, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया जाता है जब किसी भी के भी साथ हो, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो, किसी के साथ भी जब क्या होता है, भेदभाव हो, हिंसा हो, तो उसके विरोध में अभियान चलाया जाता है। महिला चलाएंगी तो महिला आंदोलन और पुरुष चलाएंगे तो पुरुष आंदोलन। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 2006 में एक कानून बना है क्या, जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है, ठीक है ना, भोग रहे हो, औरतें हो चाहे पुरुष हो। देखो ऐसा नहीं है कि औरतों, कई कई परिस्थिति कहीं कहीं पर क्या होती है, बहुत विकट होती है और विपरीत भी हो जाती है। कहीं पर महिलाओं के साथ ये पीड़ा होती है, कहीं पर कहीं तरीके से क्या हो सकता है, पुरुष भी इस तरीकों को इनको झेल रहे हैं, इन समस्याओं को झेल रहे हैं। तो उनके लिए क्या बनाया गया, देखो कानून ने क्या की दी, सुरक्षा दे सके, कानून बनाया एक 2006 में। और इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए कि भाई इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने क्या किया, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। पहले दहेज प्रथा थी, बहुत ज्यादा दहेज प्रथा थी, आजकल तो क्या है, इस पर हमारे संविधान में क्या है, इसको बैन कर दिया है, ठीक है ना, दंड मिलता है अगर कोई इस स्थिति का जो है क्या करता है, प्रयोग करता है। तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन ने क्या किया, दहेज हत्याओं के प्रति खिलाफ आवाज उठाई। उस समय जो है ना, दहेज प्रथा का जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है क्या है, खतरनाक मंजर हो रखा था, ठीक, महिलाओं की हत्याएं की जा रही थी और नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतारा जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी। तो महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने संगठन बनाया और इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इस मुद्दे पर महिलाएं जितनी महिलाएं थी सड़कों पर उतर पड़ी और वही हस्ताक्षर अभियान और पुतले जलाना, ये जलाना। तो उन्होंने अदालत तक का दरवाजा खटखटाया, अदालत में भी गई और आपस में अपने अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया और अंततः यह समाज का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। अब ये समाज का क्या बन गया, एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को क्या किया गया, फिर बदला गया और ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। तो देखो, दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, दोनों ही अपराध है। और आजकल लेकिन इसका क्या है, देखो उस समय महिलाओं को दहेज हत्या हो रही थी, मौत के घाट उतारा जा रहा था दहेज के कारण, ठीक है ना। लेकिन आजकल स्थिति देखो क्या है, पलट गई है। अब अगर महिलाओं को क्या मिल गया है, महिलाओं को ये अधिकार मिल गया है, कानून अधिकार मिल गया है, तो महिलाएं देखो इसका गलत फायदा भी उठा रही है। बच्चे क्या है, गलत फायदा भी उठाती है, ठीक है ना। गलत फायदा क्या है कि दुरुपयोग करती है, अपने अधिकार का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई अधिकार मिला हुआ है तो उसका अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो साबित होने पर जो है क्या है, दंड ऐसा मिलता है कि जिंदगी भी पलट जाती है। क्या है, दंड ऐसा मिलता है संविधान में कि जिंदगी पलट जाती है।